गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएल नेटवर्क और सीरीज आरसी नेटवर्क के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी एसीजे नेटवर्क को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कौन कौन सा स्टेप यूज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। उसके लिए हम एक तो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एसी नेटवर्क एक आपका हेडिंग दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इजी हो। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा फर्स्ट वी ड्रॉ टाइम डोमेन सर्किट या नेटवर्क बोलो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन नेटवर्क, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट। पहला काम क्या है, जो आपका सर्किट या नेटवर्क टाइम डोमेन में दिया हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप उसको बना लो। इन रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करने के लिए नेटवर्क को क्या करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए आर को रिप्लेस कर देना आर से ही, एल को रिप्लेस करना जे एक्सएल से, जहां पर एक्सएल का वैल्यू कितना है हमारा ओमेगा एल, या इसको जे इंटू 2πf_l हमारा, और सी को रिप्लेस कर देना है हमको किससे, आपको -(j_xc) से हमारा, जहां xc का वैल्यू कितना है आपका 1/ωc, या इसको बोलो -j/2πfc। इंस्टेंटेनियस करंट को आपको चेंज करना है आरएमएस करंट में, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को चेंज कर देना है आरएमएस वोल्टेज में। ये आरएमएस करंट, ये आरएमएस वोल्टेज। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो IT इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, सपोज कर लो IM sin ωt, मान लो इसके साथ एंगल भी है प्लस या माइनस हमारा। तो इस केस में जब हम आरएमएस में इसको चेंज करेंगे तो इस I का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा I इक्वल टू ये कितना होगा, इसका आरएमएस IM/√2 और एंगल, यदि हमारा प्लस होगा तो प्लस एंगल, यदि माइनस होगा तो माइनस एंगल। हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा दे रहे। यदि हमारा प्लस होगा तो प्लस एंगल, यदि माइनस होगा तो माइनस एंगल। यदि एंगल का वैल्यू 0 है तो उस केस में इफ फाई इक्वल टू 0 तो I का जो वैल्यू हो जाएगा वो सिंपली IM बाई कितना √2 हमारा, और यहाँ पर एंगल कितना 0 डिग्री। सिमिलरली वोल्टेज के साथ, सिमिलरली यदि मान लो वोल्टेज VT का वैल्यू Vm sin ωt है, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस V का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा RMS वोल्टेज इक्वल टू Vm एंगल
Vm/2 और यहाँ पर मान लो प्लस माइनस है हमारा। यदि एंगल पॉजिटिव होगा तो यहाँ एंगल पॉजिटिव, यदि निगेटिव होगा तो यहाँ निगेटिव। हम प्लस माइनस दोनों दे रहे हैं। यदि फाई का वैल्यू 0, इफ फाई इक्वल टू 0, तब इस केस में आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, Vm/√2 एंगल फाई हमारा ये। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम क्या है, आपको जो टाइम डोमेन में दिया हुआ सर्किट होगा उसको हम कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल पर ये हमारा है R, ये L, और यहाँ पर वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए प्लस माइनस VT, और ये करंट IT, ये R, ये L हमारा। यही हमारा देखो VT हमारा जो है इसका वैल्यू कितना, Vm sin ωt। ये जो नेटवर्क हमारा है जिससे इंस्टेंटेनियस करंट पास होगा हमारा, तो इस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं टाइम डोमेन में। ये किस में है हमारा, टाइम डोमेन में है ये। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जब फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाएंगे इसका नेटवर्क, तो क्या है फ्रीक्वेंसी में ये R, इस L को क्या से रिप्रेजेंट करना है हमको, ये XL। इस वोल्टेज को आप क्या दिखाओगे, नेट वोल्टेज Vrms प्लस माइनस, क्योंकि एक साइकिल के बाद ये रिपीट होता है हमारा, इसलिए हम इसको प्लस माइनस कर दिए कि एक के बाद फिर से ये रिपीटेशन। और ये करंट हमारा क्या, I। अब यहाँ पर V का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, Vm/√2, और एंगल कितना, 0 डिग्री हमारा, क्योंकि देखो साइन ωt प्लस फाई का वैल्यू 0 है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया। ठीक है, दूसरा चीज नोट करोगे, इन AC सर्किट। ठीक है, AC सर्किट में हमेशा एडिशन जो होगा हमारा वो रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर में ही होगा। एडिशन हमेशा रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर, हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में एग्जाम्पल बता देंगे। ये भी जो होगा हमारा रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर। सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट चाहे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर। मल्टीप्लिकेशन आपको पोलर टू पोलर हमारा। डिवीजन हमेशा जो होगा वो पोलर टू पोलर। डिवीजन
रेक्टेंगुलर टू पोलर नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा हमारा। जब भी हमारा होगा डिवीजन तो पोलर से पोलर में होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि डिवीजन में मान लो कोई चीज रेक्टेंगुलर है और एक पोलर का फॉर्म है और इसको डिवीजन करना है, तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर को क्या में पोलर में बना लेंगे। ठीक है, एडिशन हमारा रेक्टेंगुलर और पोलर का एडिशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन जब भी होगा तो रेक्टेंगुलर प्लस रेक्टेंगुलर का होगा हमारा, ये भी क्या होगा रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर, ये भी हमारा क्या होगा रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर, हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन पोलर इंटू पोलर। ठीक है, डिवीजन पोलर इंटू पोलर, हमारा रेक्टेंगुलर इंटू पोलर कभी नहीं होगा हमारा। एडिशन रेक्टेंगुलर प्लस पोलर ये भी नहीं होगा हमारा, और सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगुलर माइनस पोलर ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या है, जब भी एडिशन होगा तो एडिशन के लिए हमको रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर से ही एडिशन होगा। मान लो कोई एक रेक्टेंगुलर का फॉर्म है, एक पोलर का फॉर्म है और हमको एडिशन करना है, तो इसमें एडिशन नहीं होगा। तो सबसे पहले इस पोलर को हम किस में कर लेंगे, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। सिमिलर वे में आपका सब्ट्रैक्शन भी रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर ही होगा हमेशा। तो यदि कोई एक रेक्टेंगुलर का फॉर्म है, एक पोलर का फॉर्म है, एक रेक्टेंगुलर का फॉर्म है, एक पोलर का फॉर्म है, तो रेक्टेंगुलर से पोलर आपका डिवीजन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन आपका रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या आपका पोलर से पोलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, फिर आपका क्या डिवीजन, पोलर से पोलर डिवीजन हो सकता है लेकिन रेक्टेंगुलर से पोलर डिवीजन नहीं हो सकता है। सिमिलर वे में यदि मल्टीप्लिकेशन है हमारा, मान लो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है और एक हमारा क्या है, एक आपका पोलर फॉर्म है, जैसे रेक्टेंगुलर इनटू पोलर, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारा। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यदि कोई पोलर फॉर्म है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाएंगे। और रेक्टेंगुलर फॉर्म किसको बोलते हैं हमारा, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म मान लो a प्लस JB के रूप में हो तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलेंगे। अब पोलर फॉर्म क्या होगा, R एंगल थीटा। तो ये चीज पहले आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको जब हम AC सॉल्व करें तो उस समय आपको डिफिकल्टी नहीं हो। हमेशा एडिशन जो होगा वो रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर में ही एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर का ही सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन आपका रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, पोलर से पोलर हो सकता है, लेकिन आपका रेक्टेंगुलर और पोलर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्रॉस किए हैं नहीं पॉसिबल है। तो आपको यदि ऐसा फॉर्म हो तो हमको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आइदर आप क्या करो रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लो। जब भी हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हमेशा हम रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिवीजन पोलर टू पोलर होगा हमारा, आपका रेक्टेंगुलर टू पोलर डिवीजन नहीं होगा। मान लो कोई फॉर्म रेक्टेंगुलर और पोलर है हमारा, यदि इसको हमको डिवाइड करना है, ये डिवीजन का साइन यहां दे दीजिए, ये रेक्टेंगुलर से पोलर डिवीजन नहीं होगा या पोलर से रेक्टेंगुलर भी डिवीजन नहीं होगा। तो इसको डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इस रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैसे हम रेक्टेंगुलर से पोलर बनाएंगे और पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे बताएंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये जान जाए। तो ये सारे चीज आपको कन्वर्शन करने के लिए आप पढ़े होंगे मैथ्स में भी कैसे रेक्टेंगुलर से पोलर बनाया जाता है। चलिए अब कैसे हम रेक्टेंगुलर से पोलर बनाएंगे और पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। तो a प्लस JB
इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और आर एंगल थीटा इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म। ठीक है, हम अब बताने जा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर से पोलर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्शन, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्शन। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लो एक एग्जांपल ले लें हमारा, हम एक Z का वैल्यू ले रहे हैं, वो 3 + J4 है। कोई इंपीडेंस है किसी नेटवर्क का जिसका इंपीडेंस का वैल्यू 3 + J4 है। ये किस फॉर्म में है बाबू, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब इसको हम चाहते हैं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, आपके पास जो है, हम कैलकुलेटर से बाय यूजिंग कैलकुलेटर कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर। रेक्टेंगुलर से पोलर कैसे बनाए जाएंगे, तो आपके पास थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाली कैलकुलेटर होगी आपका। ये कैलकुलेटर कौन सा है हमारा, 991 FX। यदि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होगी तो हम इसको बता रहे हैं इससे कैसे करें। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर से क्या बता रहे हैं, पोलर। ठीक है, हमको कौन सा फॉर्म पता है, ये फॉर्म पता है, हमको इससे क्या लाना है, ये फॉर्म लाना है। तो सबसे पहले जिस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है उस मोड में जाएंगे। तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट दाब के आप प्लस बटन दाबना। तो शिफ्ट दाब के जब प्लस बटन दाबोगे तो यहाँ पर प्लस के पास आपको थोड़ा देखना, यहाँ पर आपको पोलर होगा हमारा। ठीक है, शिफ्ट दाब के क्या करना है, पोलर डालना है बटन। जैसे ही पोलर बटन दाबोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट आपका प्लस बटन करना है तो पोलर आ जाएगा आपको। जैसे दबाओगे तो देखिएगा इस पर ब्रैकेट ऐसे आएगा। अब इस ब्रैकेट में क्या बनना है, आपको इसका जो वैल्यू पुट करना है रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन का, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। तो हमको ये, तो इसमें आप 3 डाल देना, फिर शिफ्ट दे के कॉमा दे देना, कॉमा आ जाएगा शिफ्ट दे के, और ये इसमें इमेजनरी का वैल्यू पुट कर देना। इमेजनरी का वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट करना, यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव पुट करना। तो अभी कितना है ये, जैसे इसको पुट करोगे तो इसका वैल्यू थोड़ा देखना, ये 5∠53.13 दे देगा हमारा। ये आप करके देखना, क्या बोले, शिफ्ट प्लस बटन दाबना, प्लस दाबोगे तो पोलर में आएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट आएगा हमारा। इस ब्रैकेट में क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर वाला का रियल का वैल्यू और इमेजिनरी का वैल्यू पुट कर देना है। आपको ये मिल गया हमारा। अब मान लो हमको पोलर से रेक्टेंगुलर बनाना है, तो पोलर से रेक्टेंगुलर कहने का मतलब इससे इस फॉर्म में बनाना है। तो पोलर टू रेक्टेंगुलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे बनाएंगे, तो पोलर से रेक्टेंगुलर बनाने के लिए फिर हमको यही काम करना है। अब हमको पोलर से क्या रेक्टेंगुलर बनाना है, मान लो ये पोलर के फॉर्म है हमारा, ये इससे बनाएंगे रेक्टेंगुलर, तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, आपको 3 + J4 आना चाहिए ना हमारा, तभी रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। तो इसके लिए फिर यही काम कीजिएगा, शिफ्ट दाब के यहाँ पर देखने लगा इसमें कहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा तो माइनस के सामने है, तो शिफ्ट माइनस बटन दाब देना। जैसे दाबोगे तो देखना आपका शिफ्ट माइनस बटन डालोगी तो आपका वहाँ शो करेगा रेक्टेंगुलर। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा।
अब क्या करना है कि यहाँ ब्रैकेट में हमको जिसको कन्वर्ट करना है, पोलर वाला जो फॉर्म है जिसको रेक्टेंगुलर में लाना है, तो पोलर वाला यही फॉर्म था हमारा, इसमें पोलर का वैल्यू पुट कर देना। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना 5 और इसका एंगल, और एंगल का वैल्यू कितना है आपका एंगल का 53.13 इसमें पुट कर लिए। पुट करने के बाद आपका ये ब्रैकेट आपका क्लोज कर देना। देखना क्लोज करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 3 ऐसे देगा, कॉमा आपका 3.999। जब पोलर में होगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन जब आएगा तो प्लस जे लिख लेना, माइनस आएगा तो माइनस जे कर लेना। ये आपका क्या हो गया, हमारा पोलर से रेक्टेंगुलर बन गया हमारा ये। तो आपका एसी में थोड़ा क्या बोलते हैं, लोग बोलता है कि एसी बहुत टफ है, लेकिन एसी टफ नहीं है। क्यों? आपका एसी में थोड़ा टफ इसलिए होता है बोलते हैं लोग कि यहाँ पर बार बार आपको क्या करना पड़ता है, रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर थोड़ा कन्वर्सन करना पड़ता है, क्योंकि ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये आपका क्या हो रहा है, फेजर सम हो रहा है। तो फेजर सम जब होगा तो बार बार एज फॉर रिक्वायरमेंट हमको ये रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर करना पड़ेगा। तो हम जब भी एसी सॉल्व करेंगे तो हम रेक्टेंगुलर से पोलर का वैल्यू भी एक सामने निकाल के रख लेंगे, जब जिसका जरूरत होगा उसके अनुसार हम इसको वैल्यू को पुट करते जाएंगे। ये आपका रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्शन हो गया हमारा। जैसे एक एग्जांपल आपको लेते हैं, सपोज कर लो आपको 3 + J4 और प्लस 5 एंगल 53.13 इसको ऐड करना है। मान लो ऐसा आ जाए कहीं, तो ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर है, ये पोलर है, एडिशन हो पाएगा नहीं। तो एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पोलर को रेक्टेंगुलर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस पोलर को रेक्टेंगुलर में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 + J4 रेक्टेंगुलर, पोलर को रेक्टेंगुलर बनाना है तो 5 एंगल 53.13 इसका कितना 3 + J4। अब ये इजी में कितना 6 प्लस कितना J8 ये हो जाएगा हमारा। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। आपको ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि एसी सर्किट में क्या होगा, नेटवर्क में हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा हमारा, ये आपको यहाँ पर समझा चुके हैं। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 30 + J40 इज अप्लाइड टू ए सर्किट एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू इज 4 - J2। फाइंड इम्पीडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर, पावर कंज्यूम। तो देखो ये जो वैल्यू जो है वोल्टेज और करेंट का जो वैल्यू है वो किसके रूप में दिया हुआ है, आपको पोलर के रूप में है। यानी जब भी इस पोलर के रूप में हो तो समझना कि ये नेटवर्क जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हो। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक फ्रीक्वेंसी डोमेन का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये कोई नेटवर्क है हमारा, ये इस नेटवर्क है, ब्लॉक डायग्राम से हम दिखाएं। इसमें वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है तो ऑब्वियस है कि ये जो वोल्टेज हमारा V जो है वो किस में है, हमारा 30 + J40, यानी ये RMS वोल्टेज के फॉर्म में 30 + J40। बताए थे कि जब भी ये नेटवर्क फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा तो उसके बीच का जो वोल्टेज करेंट ये सब RMS वैल्यू में होगा, ठीक है। और इसमें करेंट आपका I हमारा ये है, हमारा ये आपका नेटवर्क है, इसका मान लीजिए इस नेटवर्क का हम इम्पीडेंस मान लिए Z है, कितना Z। तो हमको इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस कैसे निकालोगे बोलो। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या है वो हम गिवन दैट V RMS वोल्टेज V का वैल्यू कितना 30 + J40, ये हमारा करेंट RMS करंट का वैल्यू कितना है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट 4 - J2 हमारा। तो पहला इम्पीडेंस
तो इम्पीडेंस जेड का वैल्यू आपको पता है वोल्टेज बाई करेंट। वोल्टेज का वैल्यू 30 प्लस J40, करेंट का वैल्यू कितना 4 माइनस J2। अब देखो क्या करना है, हमको इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवीजन के लिए क्या बताए थे कि हमेशा पोलर से पोलर डिवीजन होगा। तो इस रेक्टेंगुलर को हम पोलर में कन्वर्ट कर लें, इस रेक्टेंगुलर को हम लोग पोलर में कन्वर्ट कर लें। तो इसका वैल्यू आ जाता है आपका 100 एंगल आपका 36.87। डेसिमल के बाद 2 अंक तक आप लिखिएगा, चाहे 3 अंक तक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका वैल्यू 4 माइनस J2 का वैल्यू आ जाता है 4.472 एंगल माइनस 26.56। ये अब इस जेड का वैल्यू आप देखो, नंबर को नंबर से डिवाइड कर लेना, और एंगल पता है आपको, नीचे से जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाता है हमारा। तो इस समय 400 डिवाइडेड बाई 4.472 कर दें तो ये 22.361, और एंगल का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 36.87 प्लस 26.56, यानी जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना 22.361 और एंगल 63.43, ये हमारा, ठीक है। और इम्पीडेंस का यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यदि हमेशा इम्पीडेंस मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना आंसर, तो कितना 22.361 इतना ओम। और ये आपका क्या है, एंगल बता रहा है, जो कि इम्पीडेंस जो है वोल्टेज बाई करंट का रेशियो है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है वो बता रहा है। तो फेज एंगल ये फाई का जो वैल्यू हो गया वो कितना हमारा 63.41 हमारा, ठीक है। फेज एंगल 63.41। अब उसके बाद हमारा क्या है, इम्पीडेंस का वैल्यू मिल गया, फेज एंगल का भी वैल्यू मिल गया। उसके बाद क्या है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर फैक्टर PF इक्वल टू cos 5। तो cos 63.41, cos 63.41 का वैल्यू आता है 0.407। जब भी पावर फैक्टर होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, वो आपको दिखाना है। तो याद रखना कैसे लैगिंग और लीडिंग दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। यदि करंट के साथ जो एंगल देख लेना, यदि निगेटिव है तो समझना लैगिंग होगा, और करंट के साथ यदि एंगल पॉजिटिव होगा तो समझना लीडिंग। एक तो ये तरीका। दूसरा, हम इंपीडेंस के एंगल से भी डिसाइड कर सकते हैं कि पावर फैक्टर लैगिंग कब होगा और कब लीडिंग होगा। यदि इंपीडेंस का एंगल हमारा इंपीडेंस जैसे हो, तो यहां पर इंपीडेंस का साथ देख लो, ये क्या है हमारा पोलर फॉर्म में, ये एंगल हमारा क्या है पॉजिटिव। यदि इंपीडेंस का एंगल यदि पॉजिटिव होगा तो उस समय पावर फैक्टर जो होगा वो लैगिंग होगा। लेकिन करंट के साथ यदि एंगल यदि निगेटिव होगा तब पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ये तो दोनों तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पावर फैक्टर इतना लैगिंग। यदि इंपीडेंस के साथ एंगल हमारा यदि निगेटिव होता तो उस केस में पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता हमारा, ठीक है। और करंट के साथ यदि एंगल पॉजिटिव होता तब पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। तो करंट का अपोजिट हमारा क्या होता है, इंपीडेंस वाले से डिसाइड करते हैं। ये एक आंसर ये हो गया हमारा। उसके बाद आपका क्या है, पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम मीन्स एक्टिव पावर, पावर कंज्यूम P
इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट आपको पता नहीं है कि आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करेगा तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लो, वी आई कॉस फाई हमारा। अब यहाँ से भी आरएमएस वोल्टेज हमारा, ठीक है, तो आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू कितना है थोड़ा देखिए। आरएमएस वोल्टेज हमारा ये, तो आरएमएस वोल्टेज 30 प्लस जे 40 हमारा था आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू ये। तो यहां पर V इंटू आई, तो V का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना 100, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू लेना है। I का मैग्नीट्यूड कितना 4.472 और cos 5 पावर फैक्टर का वैल्यू कितना 0.407। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू आ जाता है वो हमारा ये 199 ये कितना आ जाएगा 416 16 17 और इतना, ये मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा थोड़ा देख लें। 100 इंटू 4.472 इंटू 0.40 100 इंटू 4.472 इंटू 0, आपका 182.0104 वाट, यही इसका आपको क्या हो गया आंसर हो गया हमारा, इसका वैल्यू ये। अब मान लो यहां से पूछता है कि आप इसका एलिमेंट आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है हमारा। तो थोड़ा देखिए एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे करते हैं हमारा, ये टोटल इंपीडेंस का वैल्यू ये आया है हमारा। इस इंपीडेंस को यदि हम एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इधर हम ये नहीं आपसे मांगा है, यदि इंपीडेंस इसमें पूछता है कि इस नेटवर्क में कौन कौन सा एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, तो उसको इसके लिए क्या करते हैं, जेड का जो वैल्यू है हमारा क्या है 22.361 और एंगल कितना 63.43। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 10 प्लस J20, ठीक है। अब देखो तो ये इंपीडेंस किसके फॉर्म में है, R प्लस J एक्सएल के फॉर्म में है, तो R का वैल्यू क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम होता है, और यहां पर हमारा इंडक्टेंस होता है, उस इंडक्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सएल का वैल्यू इतना है हमारा 20 और एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है, जहां ओमेगा का वैल्यू 2πfl आता है हमारा, उसको हम सॉल्व करते तो वहां से एल मिल जाता है हमको यहाँ नहीं मांगा है इसलिए इसको हम नहीं, यदि मान लो होता तो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा क्वेश्चन आपको, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द वोल्टेज एंड करेंट इन ए सर्किट आर गिवन बाय V इक्वल टू 150 एंगल 30 डिग्री एंड I इक्वल टू 2 एंगल 15 डिग्री। डिटरमाइन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड पावर लॉस फुल स्टॉप। कंसीडर द सर्किट एज ए सिंपल सीरीज सर्किट कर लें, सिंपल सीरीज सर्किट। ये हम मान ले रहे हैं कि एक सिंपल ये सीरीज सर्किट है जिसका आपका टोटल इंपीडेंस हमारा क्या है, जेड है। ये सीरीज सर्किट है जिसका टोटल इंपीडेंस
जेड है हमारा ये। और इस सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है हमको नहीं पता है, हम मान लिए कि ये है उसका टोटल इम्पीडेंस। इसमें नेट वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है वो कितना हमारा आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। हम बता रहे हैं आपको कि आरएमएस वोल्टेज ये कितना है 150 एंगल 30, 150 एंगल 30 डिग्री। ये जब भी इस फॉर्म में हो, हमारा पोलर के फॉर्म में हो या रेक्टेंगुलर के फॉर्म में हो, तो हमेशा समझना कि वो वोल्टेज जो होगा हमारा वो किस में होगा, हमारा आरएमएस में होगा। या करंट भी हमारा पोलर के फॉर्म में हो या रेक्टेंगुलर के फॉर्म में हो तो समझना कि वो करंट आपका आरएमएस करंट है। आई का भी वैल्यू दिया हुआ है आपको ये हमारा, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या क्या है, भी पता है, आई पता है। यही आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस करंट जो होगा वो टोटल इंपीडेंस बताएगा। तो यहां पर गिवन दैट वोल्टेज का वैल्यू 150 एंगल 30 डिग्री, आई का वैल्यू 2 एंगल -15 डिग्री हमारा ये। देयरफॉर इम्पीडेंस, इसलिए इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, Z इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस करेंट 150 एंगल 30 डिवाइडेड बाई 2 एंगल -15। इस Z का वैल्यू कितना, 150 को 2 से डिवाइड करो तो 75, और ये एंगल ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 15 यानी 75 एंगल कितना 45 डिग्री हमारा जेड ये हमारा। तो यहाँ से आपसे पूछा है डिटरमाइन रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। यदि पूछता है इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो कितना 75, और फेज एंगल पूछता था 45 डिग्री। तो हमारा इम्पीडेंस का एलिमेंट हमको पता करना कि कौन कौन सा है हमारा, तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले आए। तो 75 और इसको लाएंगे तो 45 एंगल को, तो रेक्टेंगुलर में ये 53.03 प्लस जे 53.03 ये आएगा हमारा। थोड़ा देखो तो ये किस फॉर्म में है, जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर प्लस कितना जे एक्सएल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू आर प्लस कितना जे एक्सएल हमारा। अब इस दोनों को कंपेयर करें तो यहां कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 53.0 इतना हो हमारा, और एक्सएल यही ना इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू हमारा कितना है इसमें 53.03 ओम, रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम। एक आंसर ये आपसे पूछा था रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो, रिएक्टेंस का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या है इंडक्टेंस, तो सिंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू कहीं क्वेश्चन में नहीं है हमको, ठीक है। और एसी नेटवर्क है तो पता है कि एसी के केस में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज होता है, तो इसको 2 पाई एफ इंटू एल, ये 2 पाई 3.14 एफ हमारा 50 इंटू एल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 314 एल हमारा। और एक्सएल का वैल्यू कितना है हमारे पास 53.03 इक्वल टू 314 एल हमारा। यहाँ से हम एल का वैल्यू 53.03 डिवाइडेड बाई 314
कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा देख लें। ये आ जाता है 0.168 हेनरी। ये हो गया हमारा आंसर। रेजिस्टेंस पता चल गया, रिएक्टेंस पता चल गया हमारा। तो ये जो है एलिमेंट इसमें कौन सा है, मतलब इसका मतलब ये RL कॉम्बिनेशन का नेटवर्क था हमारा। इंडक्टेंस का भी वैल्यू पता चल गया। अब आपसे क्या पूछा, पावर लॉस हमारा। तो इसके बाद हम पावर लॉस इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर लॉस, तो पावर लॉस आप हमको एलिमेंट पता है तो हम लोग I स्क्वायर R का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो VI cos phi भी यूज कर सकते हो आप, दोनों है। तो हम पावर लॉस निकालने के लिए P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू I का वैल्यू क्या है, तो ये जो करंट का जो स्क्वायर करो मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है इसका। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर, और R का वैल्यू कितना है हमारे पास 53.03, ये आ जाएगा आपको 4 इंटू 53.03, 4 इंटू 53.03, इसका वैल्यू आ जाता है आपको 212.12 इतना वाट। आप चाहो तो और ऐसे भी निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड इस फॉर्मूला से P इक्वल टू VI cos phi, हमेशा पावर कंज्यूम हो तो हमारा एक्टिव पावर। तो यहाँ पर देखो V का वैल्यू कितना है हमारा, V का जो वैल्यू है वो वोल्टेज का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड 150, करेंट का मैग्नीट्यूड 2, cos phi हमारा क्या है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो फेज एंगल आपका वोल्टेज और करंट के बीच में कितना, 45 डिग्री, cos 45, ये हमारा। आप इससे भी करके देखना, यही वैल्यू आएगा 212.12 वाट। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस पर और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड लो रख रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसका बनाएंगे।